जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री का जो चैप्टर है आपका भारत में राष्ट्रवाद यानी कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, उसके चैप्टर के फुल डिस्कशन पे हम लोग क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और आपको ये पता होगा कि जो पिछला जो हमारा वीडियो था उस पर हम लोगों ने देखा था कि आखिर सत्याग्रह क्या है और सत्याग्रह के विचारों के बारे में हम लोगों ने जाना था। और साथ ही साथ गांधी जी के द्वारा अफ्रीका से वापस आने के बाद किन किन जगहों पर सत्याग्रह किया गया, इनके बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी जो है अगले वाले वीडियो पे हम लोगों ने लिया था। और आज के इस टॉपिक पे बात करेंगे गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण एक सत्याग्रह था। जो सत्याग्रह क्या था, रॉलेट एक्ट। मैं आपको बता दूं कि सबसे अगर जन विद्रोह वाला अगर बोला जाए कोई आंदोलन था या कोई सत्याग्रह था जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था तो क्या था, रॉलेट एक्ट था। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस वाले चैप्टर से रॉलेट एक्ट के बारे में और गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों के बारे में क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिलता ही मिलता है। यानी कि मैं बोलूं कि अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को कर लेते हो जितना मैं करवा रहा हूं तो एक भी जो है आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो बात करेंगे सबसे पहले कि आखिर रॉलेट एक्ट है क्या, रॉलेट एक्ट का शुरुआत कैसे हुआ, इसके परिणाम के बारे में और तमाम उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर रॉलेट एक्ट की शुरुआत कैसे हुई, क्या है हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इसकी शुरुआत। तो रॉलेट एक्ट का अगर मैं बात करूं एक तरह का कानून था और इसकी जो शुरुआत है वो सन 1919 में की गई थी। आखिर रॉलेट एक्ट की शुरुआत 1919 में की गई, लेकिन अगर आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर रॉलेट एक्ट जो है इसको किसने पारित किया था। यानी कि जिस तरह से कोई भी कानून होता है उसको संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा या किसी भी मुख्य व्यक्ति के द्वारा उसको लागू किया जाता है, तो इसी तरह जो रॉलेट एक्ट है उसको किसने लागू किया था, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो आखिर लागू करने का एक घटना था, वो घटना क्या था कि एक्चुअली इस कानून का बहुत जोर से विरोध हो रहा था पूरे भारत में। अब विरोध के चलते क्या हुआ कि भाई विरोध के बावजूद भी इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया था, जल्दबाजी में क्या क्या पारित किया। यानी कि आओ देखा ना ताओ इसको कर दिया पारित। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर आखिर जल्दबाजी का क्या कारण था। तो गांधी जी ने जो भारत में आकर 3 सत्याग्रह किया और तीनों का तीनों सत्याग्रह सफल हो गया। तो यानी कि गांधी जी की जो सफलताएं हो रही थी और उनसे जो लोगों का जुड़ाव हो रहा था, जिसके कारण क्या क्या किया, रॉलेट एक्ट को लागू किया गया और इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्द क्या कर दिया, पारित कर दिया। अब बात आता है कि आखिर ये एक्ट है क्या, ये एक्ट है क्या जिसके कारण भारत के लोग क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। तो मैं बात करूंगा रॉलेट एक्ट के बारे में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस कानून को 1919 में लागू किया गया और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इस कानून को पारित किया गया था। तो इस कानून के जरिए आखिर सरकार तो कुछ चाहता होगा ना कानून के जरिए, तो इस कानून के जरिए सरकार के राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का, यहाँ पे क्या होगा, रखने का अधिकार जो है मिल गया। तो ये जो कानून जब 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जब लागू कर दिया गया तो इससे क्या हुआ कि जो भी सरकार के विरोधी गतिविधियां थी, यानी कि सरकार जो सरकार की विरोधी गतिविधियां यानी कि जो सरकार चल रही थी, यानी कि मैं बोलूंगा ब्रिटेन सरकार की, तो उनकी जो विरोधी गतिविधियों थी उनको कुचलने और दबाने के लिए किया गया था। और साथ ही साथ में आखिर इनका जो विद्रोह का जो मुख्य कारण क्या था कि अगर आपको इस एक्ट के तहत जेल में डाल दिया जाता है तो आप पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और आप 2 साल तक क्या होगे, जेल में होगे। तो इसीलिए इस कानून को एक कहा गया है कि ना दलील और ना वकील का कानून भी कहा गया, ना दलील और ना वकील का भी कानून इसे कहा गया है, जिसको आपको डायरी में नोट कर लेना है। तो आखिर ये जब पूरा का पूरा घटना हुआ कि 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा रॉलेट एक्ट की स्थापना कर दिया गया और इसके तहत क्या किया गया कि जो भी सरकार और सरकार के राजनीतिक गतिविधियां था जो कि किसके विरोध में था, मैं बोलूंगा आपका ब्रिटेन सरकार के विरोध था, तो उनको दबाने के लिए एक कानून लाया गया जिसमें अगर कोई भी राजनीतिक कैदी है जो राजद्रोह करता है तो उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा, वो भी बिना मुकदमा चलाए।
तो आखिर जब ये कानून लागू हुआ तो गांधी जी के मन में कुछ तो विचार होगा इस कानून के प्रति, तो मैं बात करूंगा इसके बारे में। तो महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। दैट मीन्स नागरिक अवज्ञा का मतलब क्या होगा, और वो यहाँ पे बात किया अहिंसक रूप से, यानी कि ये क्या चाहते थे, एक सत्याग्रह हो जिसमें इस कानून का जोरदार क्या होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। तब आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर विरोध करना था तो आखिर विरोध कब से शुरू करने के लिए गांधी जी ने सोचा। तो जिसकी शुरुआत, यानी कि मैं बोलूंगा विरोध का शुरुआत, तो जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था, हड़ताल से शुरू होना था। लेकिन अब हड़ताल हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आखिर 6 अप्रैल से हड़ताल होना था, तो 1919 में क्या हुआ, इसकी स्थापना, रॉलेट एक्ट की स्थापना कर देगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। 2 साल के लिए राजनीतिक कैदियों को जेल में डालने का कहा गया। गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। तो जब गांधी जी विरोध करेंगे तो जाहिर सी बात है कि गांधी जी के साथ गांधी जी को मानने वाले जो भी लोग हैं या जो भी इस कानून के विरोधी हैं उनको भी तो विरोध होगा। तो आखिर इस कानून के लिए लोगों ने किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया इसके बारे में बात करेंगे। तो इस एक्ट के विरोध के लिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। सबसे पहले रेलवे वर्कशॉप्स के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं और दुकानें जो हैं बंद करा दी जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए लोगों ने क्या किया था, आप क्या बोलोगे, विभिन्न शहरों में रैली और जुलूसों का आयोजन किया गया, रेलवे वर्कशॉप के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और दुकानों का क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो जब इतनी सारी ये 3 चीजें घटनाएं होंगी तो इसका कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव पड़ेगा। तो अगर पूछा जाएगा कभी कि बताइए रॉलेट एक्ट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप क्या बोलोगे कि इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राम जैसे संचार सुविधाएं क्या हो गए, भंग हो गए, कुछ देर के लिए क्या हो गए, भंग हुए। सिंपल सा बात है कि जब आप देखोगे ध्यान से कि भाई बहुत सारे लोग हड़ताल पे चले जाते हैं, रैलियां निकालने लगते हैं, जुलूस निकालने लगते हैं, रेलवे कर्मचारी काम पे जाना कम कर देते हैं, दुकान जो है बंद कर दिया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं लोग चिंतित होने लगे और रेलवे और टेलीग्राम जैसे संचार सुविधाएं क्या हो गया, भंग हो गया। तो जब ये सारी चीजें देखे गए तो क्या अंग्रेज चुप रहेंगे क्या, आप बोलोगे नहीं। तो इन सब घटनाओं के कारण क्या हुआ कि जो अंग्रेज इस आंदोलन से भयभीत हो चुके थे, तो भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन करना क्या शुरू कर दिया। अब इसके चलते क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जो भी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, जो लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उनका दमन करना क्या करते ये लोग शुरू कर देते। तो जब दमन करते तो इसका कुछ ना कुछ तो परिणाम निकला होगा ना। तो क्वेश्चन कभी पूछेगा कि रॉलेट एक्ट का क्या क्या परिणाम निकला, तो सबसे पहले समझिएगा कि अमृतसर के बहुत से स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। यानी कि जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया तब क्या हुआ, अमृतसर के बहुत सारे स्थानीय नेताओं को क्या कर दिया गया, हिरासत में ले लिया गया। साथ में गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सत्याग्रह के कारण गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगाया गया, तब क्या बोलोगे, रॉलेट एक्ट। फिर तीसरा घटना क्या हुआ, तीसरा घटना होता है कि 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर क्या चला दी, गोलियां चला दी। घटना कब की, 10 अप्रैल की घटना है, जब पुलिस ने क्या किया, शांतिपूर्ण जुलूस पर एक गोली दाग दिया। अब ये जब इतना सारी चीजें हुई तो जिसके फलस्वरूप लोगों ने बैंकों, डाकघरों यानी कि डाक खानों जिसको हम लोग बोलेंगे, और रेलवे स्टेशनों पर क्या किया, धावा बोल दिया, और इन सारे सरकारी चीजों पे क्या किया, तोड़फोड़ करना ये लोग क्या करते, शुरू कर देते। साथ ही साथ क्या होता है कि पूरे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर को, गौर की जगह में किसका बात कर रहा हूं, जनरल डायर को पूरे पंजाब क्षेत्र का क्या कर दिया गया, कमान सौंप दिया गया। तो अब आखिर आपके मन में सवाल होगा कि आखिर पंजाब क्षेत्र में ही क्यों। तो अंग्रेजों का मानना था कि सबसे ज्यादा अगर इस एक्ट का विरोध कहीं होगा तो वो पंजाब में होगा, तो पंजाब को रोकना सबसे बड़ा था। इसीलिए यहाँ का कमांडर किसे बना दिया जाता है, तो जनरल डायर को बना दिया जाता है। अब इसी दौरान क्या होता है, एक घटना याद रखिएगा, जो रॉलेट एक्ट की सबसे बड़ी विपदा थी वो क्या था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और वो क्या था घटना, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो क्वेश्चन आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सत्याग्रह का या किस कानून के विरोध का देन है, तो आप क्या बोलोगे, भाई 1919 का रॉलेट एक्ट का देन है। तो आखिर हम लोगों ने क्या देखा कि आखिर ये जब रॉलेट एक्ट पारित किया गया तो इसकी जो शुरुआत है वो 1919 में हुआ, और इसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कड़ी विरोध के बावजूद भी जल्दबाजी में पारित कर दिया।
तो पारित तो हुआ, आखिर ये कानून था क्या? तो हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जो राजनीतिक गतिविधियां था उनको कुचलना और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक क्या करना, रखना, जेल में रखना, ये क्या था, इस कानून के तहत मिला। तो चूंकि ये कानून इतना खराब था, क्योंकि देखो किसी को भी पकड़ता जेल में डाल देता, तो ये तो एक तरह से खराब था। और इसी के कारण गांधी जी ने क्या बोला कि भाई ये जो अन्यायपूर्ण जो एक आंदोलन कानून जो सरकार लगाया है हम पे, अंग्रेजों ने थोपा है, तो इससे क्या करेंगे, हिंसक ढंग से हम लोग क्या करेंगे, एक अवज्ञा करेंगे, यानी कि हम लोग एक आंदोलन करेंगे। और इसकी शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल से क्या था, होना था। तो अब जब लोगों को पता चला कि 6 अप्रैल से यह आंदोलन हड़ताल होना है, तो लोगों ने इसके लिए क्या किया, विरोध जताना शुरू किया। तो इसके लिए क्या हुआ, विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस निकाले गए। रेलवे कर्मचारी क्या करते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं और दुकानें जो हैं बंद कर दी जाती है। और इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर बहुत व्यापक, यानी मैं बोल सकता हूं कि भाई चिंतित और क्या बड़ा बहुत, और मैं बोल सकता बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण रेलवे और टेलीग्राम जैसे संचार सुविधाएं क्या होते हैं, भंग हो जाते हैं। तो अब सिंपल सा बात है, अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन, साथ में आप अपने दूर के लोगों से बात कर सकते हो और अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, वो जब ठप होगा तो कहीं ना कहीं अंग्रेज इससे भयभीत हो गए और दमनकारी क्या करते हैं, नीति जो है चालू करते हैं और दमनकारी जो है काम करना शुरू करते हैं। और इसी रॉलेट एक्ट के परिणाम में आप लोगों ने क्या देखा कि अमृतसर के बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। गांधी जी को दिल्ली प्रवेश पर पाबंदी लगा दिया जाता है और 10 अप्रैल 1919 को पुलिस के द्वारा अमृतसर पर क्या करता है कि एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी जाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बैंकों में, डाकखानों में और रेलवे स्टेशनों पे लोग क्या करते हैं, धावा बोल देते हैं और उन पर टूट पड़ते हैं और सरकारी चीजों का दमन करना शुरू कर देते हैं। और इसी के चलते क्या होता है कि पूरे भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है, एक प्रकार का मैं बोलूंगा तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और उसके बाद पंजाब का जो है, पंजाब का जनरल किसे बना दिया जाता है, पंजाब का कमांडर किसे बना दिया जाता है, जनरल ओडायर को बना दिया जाता है। और इसी के बाद क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 की घटना होती है, जलियांवाला बाग की घटना। और मैं बोलूंगा कि जलियांवाला बाग की घटना के बाद गांधी जी का समर्थन काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा। तो अब सवाल होगा कि सर आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या? तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स आपको मिलेगा और नीचे में फिर हम लोग जलियांवाला बाग घटनाकांड की पूरी घटना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का समय तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये जो पूरी की पूरी घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो था कहाँ पे, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। घटना का कारण क्या क्या है, तो पहला कारण क्या है, रॉलेट एक्ट के विरोध को प्रकट करने के लिए, सबसे पहला कि जब रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग पे लोग एकत्रित हुए और इन्हीं का विरोध को रोकने के लिए क्या किया गया कि भाई इस तरह का कांड हुआ। तो पहला क्या, रॉलेट एक्ट के विरोध को प्रकट करने के लिए। दूसरा क्या हो गया, सालाना बैसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए। तीसरा कारण क्या था, मार्शल लॉ का लागू होना। और चौथा कारण क्या था, जलियांवाला बाग का मैदान, जलियांवाला बाग का जो मैदान है वो शहर से बाहर स्थित होना। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये तीन तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये बाहर में होना, इससे क्या हुआ, हम लोग नीचे पढ़ेंगे। तो अब सवाल है कि आखिर ये जो कांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसका मेन विलन कौन था, यानी हीरो बोलो या नायक बोलो, तो इसका नायक कौन था? तो इसका नायक कौन था, जनरल डायर, जो अमृतसर के जलंधर डिवीजन का क्या था, कमांडर था माय डियर फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे पूरी घटना के बारे में और यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो 19 अप्रैल 1919 को हुआ। और ये घटना कहाँ की है, तो जलियांवाला बाग पे हुआ था, ये घटना हुआ था। और इस दिन क्या हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 का जो दिन था, इस दिन क्या था, अमृतसर में बहुत सारे लोग सालाना बैसाखी के मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग के मैदान में क्या हुए थे, जमा हुए थे। अब जाहिर सी बात है, अगर गांव में मेला होगा तो लोग तो जमा होंगे ही, तो इसीलिए लोग क्या हुए थे, जमा हुए थे। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि जो उस मेले में जमा हुए थे, तो मेले में जमा होने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो क्या सबको पता है कि आखिर क्यों जाना है? कुछ लोग थे जो जिनको मजा लेना था, मेला घूमना था। कुछ लोग ऐसे थे जो लोग सोच रहे थे कि आखिर इसके चलते जो रॉलेट एक्ट जो था उसका एक नीति ये भी था कि लोग भीड़ जमा नहीं कर सकते और ना ही संगठन बना सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, राजनीतिक गतिविधियों को दे सकते हैं। तो चूंकि भीड़ एक अच्छा साधन होता है लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने का, डेट मीन्स अगर भीड़ है तो वहां जाके आप किसी भी चीज का प्रमोशन कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, जो लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उनको लग रहा था कि हम लोग इस भीड़ का फायदा उठाकर क्या कर सकते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों को खड़ा कर सकते हैं। तो
अब क्या हुआ कि अमृतसर में बहुत सारे लोग बैसाखी मेले के लिए आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी रॉलेट एक्ट का विरोध प्रकट करने के लिए क्या हुए थे, एकत्रित हुए थे। वो भांति भांति के लोग हैं भाई। अब आगे क्या हुआ कि चूंकि यह मैदान चारों तरफ से बंद था और शहर से बाहर होने के कारण मैदान में जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि उनके इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। दैट मीन्स ऐसा लागू कर दिया गया जिस लॉ के चलते आप ना ही भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, ना ही संगठन बना सकते हो, और ना ही आप क्या कर सकते हो कि आप लोग 10-12 आदमी लेके एक जगह बैठ सकते हो। तो अब जब मार्शल लॉ लगा दिया गया तो मार्शल लॉ का जब विरोध हो गया इसके कारण, क्योंकि चूंकि बैसाखी का मेला शहर से बाहर था, लोगों को पता नहीं चला, तो उसी समय क्या करता है कि जनरल डायर अपने हथियारबंद यानी कि हथियार उसमें था, साजो सामान हथियार था, बंदूक था, गोली था उनके पास। तो जनरल डायर अपने हथियार बंद सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और क्या करता है कि पहुंच जाता है और क्या करता है कि उसने मैदान से बाहर निकलने के क्या करते हैं, सारे रास्ते को बंद कर देता है। तो पहले तो अपने सैनिकों के साथ पहुंचा और उस रास्तों को क्या करते, बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद क्या करता है कि भाई जिसके बाद जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को भीड़ पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो चूंकि निकलने का एक रास्ता बचा था और उधर से पुलिस लोग घुस गए थे, पूरा का पूरा जनरल और डायर का डिवीजन कमांडर का पूरा जो पुलिस प्रशासन वो घुस चुका था, तो लोगों को इस चारों रास्ते से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। और जब गोली चलाई गई तो लाखों लोग यानी कि सैकड़ों लोग क्या करते हैं, इसके फलस्वरूप मारे जाते हैं। तो चूंकि इस पूरे के पूरे आंदोलन में लाखों लोगों ने, इस पूरे के पूरे बैसाखी के मेले में लाखों लोगों ने शिरकत किया था, तो मरने वाले लोगों की तादाद भी लाखों में थी। तो जिसके कारण इसका विरोध जो है काफी मात्रा में हुआ। और अंततः देखा जाए तो इस आंदोलन के बाद ही बहुत सारे घटना हुआ, जिसके बाद गांधी जी एक नए तरह के आंदोलन में जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन। क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन की ओर कूच करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आखिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, साथ में हम लोग बात करेंगे कि आखिर असहयोग आंदोलन का क्या परिणाम था, और साथ में खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन जो है दोनों साथ में मिलकर क्या किए थे, काम किए थे। तो उन सारे घटनाओं के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करने का कोशिश करेंगे। चूंकि आप चैनल पर नए हो तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन क्या करना है, आपको प्रेस जरूर करना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि आपको एसएसटी का और साथ ही साथ मैथ का और आपके साइंस का भी क्लासेस आपकी चल रही है। जैसे ही आपकी एग्जाम सामने हो जाएगी, फिर आपको इन सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही साथ अगर आपको इन सारे वीडियो में जो भी मैं पीडीएफ बना रहा हूं, अगर वो आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं उसके प्रोसेस में बात करूंगा। सबसे पहले समझिएगा कि आपको अगर साइंस का और साथ साथ में आपको अगर एसएसटी का पीडीएफ चाहिए, एसएसटी के जो भी मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा नहीं, केवल आपको 500 रुपये आपको पे करना है। और 500 रुपया बहुत कम पैसे होते हैं, मैं बता दूं। 500 रुपये आपको पे करना है और आपको क्या कर दिया जाएगा, एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पे सारे के सारे पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल कर दी जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप इस ग्रुप में ऐड होते हो तो आपको वीकली टेस्ट के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें और सबसे बड़ी चीज़ें की क्या होगी कि आप हमारे साथ 2400 आवर क्या होंगे कि हमारे टच में रहेंगे, जिससे आपको पढ़ने में और बाकी सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम होंगी उनको मैं क्या करूँगा, दूर करके दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही चैनल पर नोटिफिकेशन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैं बता दूं अगर पीडीएफ लेना तब इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हो 7717704978। इस वाले नंबर पे आप कॉल करके पीडीएफ की बाकी जानकारी ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।